गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग आपको लेसन 3 जल के प्रमुख स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पार्ट 3 जल के प्रमुख स्रोत, मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है। तो आइए देखते हैं। तो मैंने पिछले लेसन में बताया था जल के बारे में कि जल से ही हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई है और लगभग 97% जो खारा पानी है वो समुद्रों में पाया जाता है। केवल 3% ही पृथ्वी पर शुद्ध जल है। अब जल जीवन के लिए कितना महत्व रखता है, आइए देखिए। आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है, अर्थात जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। अर्थात जल हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति जो है 10 दिन खाना नहीं खाता है तो वो जीवित रह सकता है, लेकिन अगर वो 2 दिन पानी ना पिए तो वो नहीं जीवित रह सकता। अर्थात हमारी जो शरीर का 70% भाग है वो जल से ही बना हुआ है और जल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भोजन के पाचन में भी। यदि गमलों में पानी ना डालें तो पौधे सूख जाते हैं, खेत में पानी ना डालें तो फसल अच्छी नहीं होती है। हमारे जीवन की गतिविधियों में भी जल बहुत आवश्यक है। जल जीवन का एक अभिन्न अंग है। पर्यावरण के तापमान को संतुलित रखने में भी जल आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल द्वारा ही पेड़ पौधे जीव जंतुओं का जीवन संभव है। मतलब पानी द्वारा ही मनुष्यों का, जीव जंतुओं का, सभी का जीवन संभव हुआ है। अब ये जल आता कहाँ से, बात ये आती है कि अब ये पानी जो है आता कहाँ से है। तो प्रकृति में जल के 3 रूप होते हैं। मतलब प्रकृति में जल के कितने रूप होते हैं? 3 रूप। तीनों देखो माध्यम, देखो 3 ठोस पदार्थ होते, देखो 3 प्रकार के माध्यम बताए गए हैं, ठोस, द्रव, गैस। और प्रकृति में जो है तीनों रूप जल के पाए जाते हैं। पहला ठोस जो बर्फ के रूप में मिलता है। पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप है। द्रव नदियों, तालाबों, झरनों, समुद्रों आदि में बहता हुआ पानी जल का एक दूसरा रूप है, जिसे द्रव कहते हैं। क्योंकि देखो ठोस क्या होते हैं, जो पदार्थ कठोर होते हैं वो ठोस होते हैं। तो बर्फ कठोर होती है तो वो ठोस होती है। अब द्रव क्या होता है, जो पदार्थ बह सकते हैं उन्हें द्रव कहते हैं। जो तरल होते हैं, जो बह सकते हैं नीचे की तरफ, उन्हें द्रव कहते हैं। तो पानी जो है द्रव है। और गैस यानी कि भाप, समुद्र, नदियों, तालाबों, झरनों का पानी जो है गर्मियों में भाप बनकर उड़ जाता है, उसे हम वाष्प पढ़ते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाष्प। तो इतना आपको समझ में आ गया कि जल के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप कौन सा है? बर्फ वाला। द्रव रूप है पानी वाला। और गैस रूप कौन सा है? भाप वाला। अब अगला देखिए, जल के प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए पृथ्वी पर मैंने बताया था सबसे ज्यादा जल जो है समुद्रों में पाया जाता है, लेकिन वो खारा होता है। उसके अलावा भी जल के और भी स्रोत हैं। पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में जल है, लगभग इसके 3/4 भाग में जल है। जल लगातार पृथ्वी से वायुमंडल को तथा वायुमंडल फिर से पृथ्वी पर आता रहता है। इस क्रिया को जल चक्र कहते हैं। मतलब पानी जो है, ध्यान रखिएगा, पानी जो है बादलों के रूप में बरसता है। पानी बादलों के रूप में बरसता है, फिर भाप बनकर उन्हीं समुद्रों से फिर वापस भाप बनकर बादल बन जाता है। यानी कि जल की ये क्रिया जो है वो जल चक्र कहलाती है। यानी वायुमंडल की वाष्प जो है वो बादल के रूप में बरस जाए और फिर वो पानी बनकर बहकर फिर समुद्र में पहुंच जाए, फिर वाष्प बनकर फिर बादल बन जाए। तो इस क्रिया को हम लोग जल चक्र कहते हैं। प्रकृति से जल हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होता है, जो पृथ्वी पर पहुंचकर भिन्न भिन्न रूप में फैल जाता है। वर्षा का जल धरातल पर बहता हुआ नदियों, तालाबों, झीलों के माध्यम से सागरों तक पहुंच जाता है। पृथ्वी पर जल का निम्नलिखित वर्णन भी दिया गया है। देखिए कितना पानी किसमें है ये पृथ्वी पर बताया गया है। अब आप एक सारणी देख सकते हैं। सागरों में जो है लगभग 97.2%, मतलब सबसे ज्यादा पानी समुद्रों में है। उसके बाद हिम चोटियों पर केवल 2। उसके बाद भूगर्भ जल मतलब पृथ्वी के अंदर 0.62, स्वच्छ जल की झील 0.009, आंतरिक सागर गैस खारी झील जो है 0.008, वायुमंडल में 0.001 वाष्प बनकर उड़ रहा है। अन्य सभी माध्यमों की अगर देखा जाए तो 1.062 और कुल मिलाकर 100% जल जो है पृथ्वी पर मौजूद है। अब देखिए सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर है? समुद्रों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी हमारा जो पूरी पृथ्वी है वो सबसे ज्यादा समुद्रों से 75% भाग जो है समुद्रों से भरा पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए पानी की मात्रा भी सबसे ज्यादा समुद्रों में ही है। अब आगे देखिए पृथ्वी पर जल के निम्नलिखित स्रोत क्या है। तो जल के स्रोत जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धरातली स्रोत, मतलब जो स्थल पर पाए जाते हैं। दूसरा है भूमिगत स्रोत, यानी कि जो जमीन के अंदर है। और तीसरा है हिमनद, मतलब
जो बर्फ होती है वो पिघलकर नदियों के रूप में बहती, उसे कहते हैं हिमनद। अब धरातल के भी कुछ स्रोत हैं। धरातल के आप देखेंगे तो वर्षा का जल, नदी, झीलें, सागर हैं। धरातलीय स्रोत में क्या आता है? वर्षा का जल, नदी, झीलें, सागर। भूमिगत जल में भी दो स्रोत हैं, कुएं का जल और झरने का जल। कुएं का जल और झरने का जल। और हिमनद में भी आपके दो स्रोत हैं, हिमशिखर और नदी। हिमशिखर और नदी। अब सबसे पहला आता है पृथ्वी के धरातलीय स्रोत में क्या होता है। देखो, तो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो जल स्थित होता है, यानी पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित जल को जल का सतही जल या धरातलीय जल कहते हैं। मतलब जो जल पृथ्वी के ऊपर स्थित है उसे धरातलीय जल कहते हैं। ये जल का सबसे सामान्य स्रोत भी है। पृथ्वी पर यह जल वर्षा तथा हिमवर्षा के रूप में प्राप्त होता है। यह जल छोटी छोटी नालियों, नदियों, तालाबों में बहते हुए समुद्रों, महासागरों तक भी पहुंच जाता है। ध्यान रखिएगा। तो जो पानी जो है ऊपर रहता है, जिसे हम नालियों में देख सकते हैं, नदियों में देख सकते हैं, जिसे हम झीलों में भी देख सकते हैं, तो ये जब बहता हुआ आगे तक बढ़ता है तो ये कहाँ पहुंच जाता है? समुद्रों और महासागरों तक। अब आता वर्षा का जल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पृथ्वी पर वर्षा जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है पानी का। मतलब पानी कहाँ से आता है? बारिश से। खेत में पानी आता है कहाँ से? बारिश से। तो हमें मालूम है पृथ्वी पर बारिश जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा है, जो जल चक्र के माध्यम और जलवायु गति प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार से पहुंच जाता है। यही जल भिन्न भिन्न माध्यमों से होता हुआ सागर तक पहुंचता है। वर्षा का कुछ जल भूमिगत हो जाता है, मतलब कुछ जो है पानी के अंदर चला जाता है, मतलब पृथ्वी के अंदर, सॉरी। कुछ जल ऐसा होता है जो पृथ्वी के नीचे चला जाता है बहते हुए, रिसते हुए। कुछ जो जल है वो भाप बनकर वायुमंडल में वापस पहुंच जाता है। नदी, नालों, झीलों, सागरों में ये चला जाता है। प्रथम वर्षा के बाद, मतलब पहली वर्षा के बाद वर्षा का जल अत्यंत शुद्ध के रूप में प्रयोग करना सर्वोत्तम होता है। वर्षा की पहली बौछारों में धूल के कण, जीवाणु, सूक्ष्मजीव, वायुमंडल में सभी गैसें घुली हुई रहती हैं। परंतु इसका जब दूसरी बारिश होती है तो ये सारी जो है अशुद्धियाँ, यानी जो जल होता है वो अशुद्धियों से मुक्त होता है। और एक चीज़ और, वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना गया, ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अब देखते हैं जल के प्रमुख स्रोत में क्या आता है। देखिए, नदियों तथा झीलों का जल है। इसके बाद कौन सा जल है? नदियों तथा झीलों का जल। नदियों तथा नदियां जो है महत्वपूर्ण, देखो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, नदियां मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। नदियों के जल में वर्षा का जल एवं पिघली हुई बर्फ का जल होता है। मतलब जो नदियां हैं जो कहाँ से आती हैं? पहाड़ों से आती हैं, और पहाड़ों पर होती है बर्फ। और जब यही बर्फ पिघलती है तो इसका जो पानी है वो नदियों में मिल जाता है। तभी से जो कहते हैं हिमनद बोलते हैं। मतलब इसको जो है बर्फ पिघलने से ये जो नदियां बनती हैं उसी से निकलती हैं। ठीक है। कुछ जल, इस जल का हम लोग अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं। दिन प्रतिदिन नदियों का जल मनुष्य द्वारा गंदा किया जा रहा है। आपको मैंने पिछले लेसन में भी बताया था कि नदियों के पानी हम लोग क्या कर रहे हैं? गंदा। क्योंकि इसमें कई मनुष्य जो हैं कारखाने और घरों से निकलने वाला अपशिष्ट भी डाल देते हैं। कई लोग रासायनिक रिसाव भी करते हैं जिससे पूरा पानी दूषित हो जाता है। गंगा नदी के साथ यमुना नदी का गंगा नदी के साथ यमुना नदी प्रयाग नामक जगह पर मिलती हैं। ये नदियाँ बड़ी नदियाँ मानी जाती हैं, लेकिन हमारी लापरवाही के कारण आज ये नदियाँ हैं और इनका जो पानी है वो दिन प्रतिदिन से दूषित हो रहा है। इन नदियों में कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ और भी कई अपशिष्ट चीज़ें मिला दी जाती हैं जिससे ये पानी दूषित हो रहा है। अब समुद्रों का जल देखा जाए तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी जो है समुद्रों में है। मैंने बताया था 97% की समथिंग पानी जो है समुद्रों में है। लेकिन ये पानी पीने योग्य नहीं है क्योंकि ये खारा होता है। क्योंकि ये कैसा होता है? खारा। ठीक है। इसमें अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। समुद्र के जल से नमक बनाया जाता है। आपको मालूम है सूरत और क्या कहते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में समुद्र तटीय क्षेत्रों में क्या बनाया जाता है? वहाँ पे समुद्रों के पानी से जो लहरें आती हैं उसमें से नमक की मात्रा होती है, उसको सुखाकर पानी को नमक बनाया जाता है। ठीक है। निरंतर अपशिष्ट मिलने से समुद्री जल दूषित हो रहा है। ये जल जो है जलीय जीवों के लिए खतरा है। अब समुद्र तटों पर विश्व की लगभग 3/4 आबादी निवास करती है। मतलब पूरे संसार में समुद्र के किनारे, कहाँ पे? समुद्रों के किनारे जो है 75% भाग ऐसा होता है जहाँ पर विश्व की लगभग सभी पूरी जनसंख्या निवास करती है। आगे देखिए। ठीक है। यह लोग विभिन्न प्रकार से समुद्र को दूषित भी कर रहे हैं। हम कह सकते हैं समुद्र भोजन, अन्य सामग्री के लिए भी निर्भर हैं।
अतः हमें समुद्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा। मतलब ऐसा होना चाहिए कि समुद्रों के पानी को हमें भविष्य में पीने योग्य बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। अब आता है भूमिगत झील क्या होती है। देखिएगा, धरातल पर पाया जाने वाला जल रिस रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है। जब बारिश होती है तो कुछ पानी जो है जमीन के अंदर धीरे धीरे चला जाता है, मतलब भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। इसे ही भूमिगत जल का स्रोत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? भूमिगत जल का स्रोत। यह जल अधिक शुद्ध होता है। इस जल को कुएं, हैंडपंपों, नलकूपों के माध्यम से ऊपर निकालते हैं। आपने देखा होगा हैंडपंप के माध्यम से हम नीचे वाले पानी को, मतलब जमीन के अंदर वाले पानी को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। आजकल अधिक जल की आवश्यकता होने के कारण भूमिगत जल का उपयोग भी बढ़ रहा है, जिसके कारण भूमिगत जल स्तर भी गहराता जा रहा है। वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, बांधों के द्वारा जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। वर्षा के जल को रोककर जल पुनर्भरण की क्रिया को भी किया जा सकता है। मतलब सीधा सा है, वर्षा होती है तो हम लोग गड्ढे बना लें, गड्ढे द्वारा उस पानी को जमीन में क्या करते हैं? चले जाने दें, यानी सोख लेने दें। फिर उसके बाद क्या करें? उस पानी का बाद में रीयूज करें। इसे कहते हैं पुनर्भरण। क्या कहते हैं? पुनर्भरण। इसके बाद आता है कुएं का जल। इसके बाद आपका आता है कुएं का जल। तो अपारगम चट्टानों के ऊपर जल एकत्र खोदकर, मतलब एकत्र जल को खोदकर निकालने की क्रिया को साधन या कुआं कहते हैं। मतलब क्या होता है, अगर आप खुदाई करते जाएं तो खुदाई करने के बाद जमीन के अंदर से आपको पानी मिल जाता है। इसे आप कुएं की संज्ञा दे सकते हैं। जो कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार के बनाए जाते हैं, यही जल कुएं का जल कहलाता है। वर्तमान में जल के लिए नलकूप, ट्यूबवेल, पंप सेट का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर भारत में नलकूपों द्वारा तथा शहरों में सिंचाई जो है पानी के लिए, मतलब पीने के लिए पानी जो नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। कुओं का जल मानव द्वारा दूषित हो रहा है, क्योंकि कुएं में आपको पता है कई चीजें डाल दी जाती हैं। हमें कुएं से पानी निकालने के साफ बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। हैंडपंप सीवर लाइन के पास नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि पानी दूषित हो। हैंडपंप वाले स्थान पर पानी निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब सीधा सा है, जहाँ पर भी हैंडपंप हो वहाँ नदी नाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो नदी नालों का पानी भी हैंडपंप से बाहर निकलेगा जो दूषित रहेगा। अगला है झरने का जल। झरने का जल वास्तव में प्राकृतिक खनिज जल का भंडार है। जब वर्षा का जल पृथ्वी के नीचे अपारगम चट्टानों पर संग्रहित होकर दबाव डालता है तो धरातल में छिद्र होकर फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। मतलब ऐसा है, इसे गुब्बारे में अगर भर दें और अगर आप छेद करने और दबाएं तो गुब्बारे से क्या निकलता है? पानी निकलता। उसी प्रकार क्या है, जब पानी जो है जमीन द्वारा सोख लिया जाता है और कहीं छोटी सी जगह से वो मतलब वहां से दबाव डालने पर ऊपर से वो पानी बाहर निकलता है, तो जब फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो वह ढाल के सहारे ऊपर से नीचे गिरता है, यही झरने का जल है। इसे पाताल तोड़ कुएं का जल भी कह सकते हैं। यह जल अत्यंत शुद्ध होता है, इसलिए से कुछ रोगों के लिए मुक्त भी, कुछ रोगों के द्वारा मुक्त, मतलब इससे कुछ रोग मुक्त भी हो जाते हैं। अगला है हिम नदी। पृथ्वी पर उपस्थित जल का एक प्रमुख स्रोत। पर्वतीय घाटियां हैं, हिम वर्षा भी है। यह हिम पिघलकर जल के रूप में मिलता है। हिमनद वास्तव में बर्फ की नदियां हैं। चोटियों पर एकत्र बर्फ जल ढाल के सहारे फिसलकर एक निश्चित मार्ग से चलती हैं। इसे हिम नदी कहते हैं। यही हिम नीचे की ओर तापमान पर पहुंचकर जल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस हिम नदी द्वारा कई नदियों का उद्गम भी हुआ है, जैसे गंगा नदी का उद्गम, जिसे गोमुख या गंगोत्री हिमनद भी कहते हैं। अब आइए देखें, अगला है जल चक्र क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है। आपको मैंने बताया था कि जल चक्र क्या होता है। जल का वायुमंडल, धरती तथा समुद्र के बीच में संचरण जल चक्र कहलाता है। मतलब पानी का वायुमंडल, धरती, समुद्रों के बीच में जो संचरण होता है, मतलब आना जाना रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। क्या होता है, गर्मियों में जो है समुद्रों, नदी, तालाबों और कुओं का पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। इस क्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। और जब ये वाष्पन द्वारा ये भाप धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती जाती है तो संघनित होकर हवा के दबाव के कारण ये जुड़ती जाती है। ये क्या होती है? जुड़ती जाती है। ठीक है, और बादल का रूप ले लेती है। और जब ये बादल वायु द्वारा उड़ जाते हैं तो किसी स्थान पर टकरा कर, यानी जब जल की बूंदें ज़्यादा भारी हो जाती हैं या किसी स्थान पर टकरा कर ये बारिश कर देते हैं। और बारिश करने के बाद ये पानी पुनः, वर्षा का पानी जो है वो जमीन पर आ जाता है और ये बहते हुए वापस नदी नालों में मिल जाता है और नदियाँ वापस समुद्र में मिल जाती हैं। और पुनः पानी कहाँ पहुँच जाता है? समुद्र में पहुँच जाता है। कुछ भूमिगत हो जाता है, कुछ कुएं में पहुँच जाता है। इस तरह से फिर पुनः वाष्प बनती है, फिर उसकी वाष्पन जो है ऊपर जाती है और जल की बूंदें जो है संघनित होकर फिर बादल का रूप ले लेती हैं।
इस क्रिया को जल चक्र का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? जल चक्र। वास्तव में उपलब्ध सीमित जल, पृथ्वी पर जल जो है सीमित ही है, लेकिन हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं के कारण हम इस जल का उपयोग करते जा रहे हैं। अतः हमें जल के प्रदूषण को रोकना चाहिए, साथ ही साथ जल संरक्षण प्रबंधन भी, जल को बचाना चाहिए, प्रबंधन ऐसा करना चाहिए। अब क्या है, देखो मुख्य बातें क्या है। वर्तमान समय में जल विश्व की मुख्य समस्या है, क्योंकि आज के समय में पानी सबसे ज्यादा समस्या है। कई देशों में तो पानी की नदियां तक नहीं है। ठीक है, ऐसा अनुमान है कि 2025 तक विश्व के 65 देशों में जल समस्या बढ़ने वाली है। भारत, कोरिया, नाइजीरिया, पेरू, पोलैंड देशों में जल की कमी से संभावना बढ़ रही है। हमारे देश में भी जल का स्तर जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। हमारे देश में बहुत से भागों में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अधिक घने पेड़ों वाली भूमि पर वर्षा जल मंद तथा स्थिर गति से रहता है, तो ऐसे क्षेत्रों को जल संचय की आवश्यकता अधिक होती है। और इस तरह से आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए एक्सरसाइज क्या होगी।